नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी कांग्रेस के प्लान की। जी हां, गद्दार और बिकाऊ ये दो ऐसे शब्द हैं जो कांग्रेस ने 2020 के बाद से बीजेपी को घेरने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वालों को गद्दार बताती है। ये बात अलग है कि बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले नेताओं के लिए उसकी राय अलग है। लेकिन अब बीजेपी गद्दार कहने पर कांग्रेस पर तंज कस रही है और कह रही है कि आस्तीन के सांप कांग्रेस में है। लेकिन सवाल ये है कि 2024 के चुनाव में गद्दार और बिकाऊ का मुद्दा कितना टिक पाएगा। क्या इस बार भी जनता इस मुद्दे को नकार देगी और बीजेपी का साथ देगी? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दमोह में जैसे ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने गद्दार और ईमानदार का मुद्दा उठाया तो दमोह लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तरवर लोधी मंच पर फूट फूट कर रो पड़े। दरअसल जीतू पटवारी उन नेताओं पर निशाना साध रहे थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुल मिलाकर अब कांग्रेस गद्दार और बिकाऊ को मुद्दा बनाने में जुट गई है। कमलनाथ, नकुलनाथ से लेकर जीतू पटवारी हर मंच से गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करना चाह रही है, जिस पर अब बीजेपी भी हमलावर है। वो कह रही है कि जो बीजेपी में आ रहे हैं वो सत्य का साथ दे रहे हैं। देखिए, बिकाऊ, टिकाऊ, गद्दार, आस्तीन के सांप, खुले सांप, बेईमान, ये सारे जो लोग हैं ये कांग्रेस में ही होते हैं। कांग्रेस के नेतागण ही स्वयं कहते हैं कांग्रेस में ही आस्तीन के सांप भरे हुए खुले सांप घूम रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो अपनी पार्टी के, अपने कार्यालय को, अपने पार्टी को मंदिर मानती है। और अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, रीति नीति सिद्धांतों से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आता है जो, तो सभी का स्वागत करती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस नेता पार्टी को छोड़ने वालों को गद्दार कहकर भले ही घेरने की कोशिश करे, लेकिन जब कोई बीजेपी का नेता कांग्रेस में शामिल होता है तो कांग्रेस के विचार कुछ और ही होते हैं। खैर, कांग्रेस गद्दार और बिकाऊ के मुद्दे पर क्या कुछ कह रही है वो सुन लीजिए। हमने कौन सी सरकार इस देश में गिराई, किस सरकार को डी एस्टैब्लिश किया? कर्नाटक में चुनी हुई सरकार को बीजेपी ने गिराया, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराया। अनेक राज्य में ऐसे उदाहरण हैं जहां आज भी बीजेपी दल बदल का महापर्व चला रही है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने तो राजनीति को बिल्कुल मूल्य विहीन और निर्लज्ज बना दिया कि राजनीतिक दल केवल एक चुनाव लड़ने की फैक्ट्री है, कारखाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2020 में प्रदेश की सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस ने हर एक चुनाव में गद्दार और बिकाऊ को मुद्दा बनाकर बीजेपी की घेराबंदी की, लेकिन प्रदेश की जनता ने उसके इस मुद्दे को सपोर्ट नहीं किया। लिहाजा नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही रहे और अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस इस काट की हांडी को फिर चढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार जनता पर इसका कोई ज्यादा असर पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और चुनाव का दौर हो तो आरोप प्रत्यारोप तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा 2020 में मार्च का ही महीना था और जब कांग्रेस के तमाम सारे विधायकों ने बगावत की, उसके बाद जो उपचुनाव हुए तो कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया था कि ये गद्दार हैं, बिकाऊ हैं। और अब फिर लोकसभा में, क्योंकि विधानसभा में भी प्रयास किए गए थे लेकिन आधे अधूरे मन से किए गए थे, लेकिन अब लोकसभा में फिर से गद्दार और बिकाऊ और टिकाऊ सब याद आ रहे हैं कांग्रेस को। तो एक तरफ तो राहुल गांधी से लेकर खड़गे से लेकर तमाम कांग्रेस कह रही कि देश में संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे उठा रही है। और मध्य प्रदेश की कांग्रेस अलग ही दिशा में जा रही है। उनको मुद्दा दिख रहा आज भी गद्दार, बिकाऊ। और वो उन लोगों को कह रहे हैं जो बरसों बरस उन्हीं की पार्टी में थे, जिनके साथ कभी ये लोग बैठे होंगे, टिकटों पे डिस्कशन हुआ होगा, चुनावी रणनीतियों पे चर्चा हुई होगी, सुख दुख साझा किए होंगे। देखिए मनोज जी, सबसे खास बात यह है कि जब आदमी के सामने पराजय आसन्न हो, मैं थोड़ा शब्द बदल रहा हूं, पराजय आसन्न हो,
तब वह अपना नियंत्रण लगभग खो देता है। और उसको जीतने का यदि कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तब इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें ही की जाती हैं। वास्तविकता में कांग्रेस को अपनी विचारधारा और अपने विजन के साथ मैदान में आना चाहिए, जिससे वो ये संदेश देने में कामयाब हो जाए कि हम वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो सरकार है उसके विकल्प के रूप में है और केंद्र में जो सरकार है उसके विकल्प के रूप में है। अभी मैं आपके चैनल पर दो बातें सुन रहा था। आपने बहुत ही पुराने धुरंधर नेता हैं मुकेश नायक जी, उन्होंने कहा हमने किसकी सरकार गिराई। मैं अभी गूगल पर देखने लगा तो 356 के तहत इंदिरा गांधी जी ने 50 बार सरकारों को गिराया है, यानी निर्वाचित 50 सरकारों को उन्होंने गिराया था। नरसिम्हा राव जी के समय आप भाजपा की 4 सरकार थी, 6 दिसंबर को उस समय चारों सरकारों को गिरा दिया था। मध्य प्रदेश भी शामिल था। राजीव गांधी जी जी मध्य प्रदेश भी था। मध्य प्रदेश भी शामिल था। राजीव गांधी जी ने सरकारें गिराई, उनकी भी 12-15 का रिकॉर्ड है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है, हाँ, जबकि मुंबई वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और गाइडलाइन बनी, उसके बाद सरकारों का गिराना जो है कठिन काम हो गया, इसलिए अब सरकारें नहीं गिरती। एसआर मुंबई कहने का, हाँ, एसआर मुंबई वाला मामला, कहने का अभिप्राय इसमें सीधा सीधा ये है कि सरकारें जब राजनीतिक दृष्टिकोण से चल रही हैं, अपनी अपनी विचारधाराओं के आधार पर चल रही हैं, देश के सामने अपनी विचारधारा का प्रकटीकरण किया हुआ है, जनता का जनमानस बना हुआ है। कांग्रेस की जो लीडरशिप कहती है कि संविधान का खतरा है, जैसा आपने उल्लेखित किया, भारत के संविधान में 103 बार संशोधन हो चुके हैं। मजे की बात यह है कि नेहरू जी ने संविधान जो बना था उसके 1 साल भीतर ही उसमें संशोधन कर दिया। इंदिरा जी ने आपातकाल के समय उसकी प्रस्तावना और प्रियम्बल बदल दिया। जो संभव नहीं है, जिसको संविधान सभा ही बदल सकती, उसको भी बदल दिया। आज तक वो 42वां संशोधन जो है वो विवादित है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको खोलने से बहुत लाभ नहीं है, क्योंकि ये चुनावी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एक लाइन हो सकती है चुनावी सब्जेक्ट कि बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को, यानी यहाँ संविधान की चिंता नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के और दलित समुदाय को कैसे आकर्षित किया जाए कि ये तो बाबा साहब के विरोधी है। या संविधान की चिंता है ही नहीं किसी को। सबको चिंता है कि अंबेडकर जी का नाम लेंगे तो जिस अंबेडकर को कांग्रेस ने चुनाव में हराया, कभी मंत्री नहीं बनने दिया एक राष्ट्रीय सरकार के बाद, उसके बाद जो है आप उसके नाम से और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हो। और उनके पोते, अंबेडकर के पोते महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनने के लिए गिड़ाते रहे, उनकी भी नहीं सुनी किसी ने, और उनने छोड़ दिया बाद में। मैं ये कहना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश में जो सिनेरियो बन रहा है मनोज जी, वो सिनेरियो ये बन रहा है कि यहाँ की लीडरशिप जो है उसको चुनौती है, यानी कि जीतू पटवारी साहब को सीनियर नेताओं की चुनौती है। उस चुनौती के तहत वो उसको काम नहीं करने दे रहे, और काम करने वो उनके साथ समन्वय बनाने के नाम पर कार्यकर्ताओं और नेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं कर पा रहे, इसलिए लोग जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, अभी मैंने पहले एक बार आपके चैनल पर भी कहा था, प्रभु जी को याद होगा जी, मैंने ये कहा था कि 6 दिसंबर को जब भाजपा का, उस समय मुझे ये ध्यान नहीं आया था तत्काल की भाजपा का स्थापना दिवस है, छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और दीपक सक्सेना साहब का भी सुनने में आ रहा है कि वो 6 तारीख को भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। बड़ी बात ये है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह पैदा नहीं कर पा रहे हैं, उनके प्रति विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं। उनको गद्दार कहिए या उनको आस्तीन का सांप कहिए, जो कहना है कहिए, लेकिन आप कार्यकर्ताओं में देखिए, भाजपा के पास भीड़ हो गई, भाजपा के पास कांग्रेसी लोग आ गए, भाजपा के साथ अन्य दलों के लोग आ गए, उसके बावजूद भी भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को काम बताती रहती है, कोई इनको योजनाओं देती रहती है, कोई इनको लॉलीपॉप देती रहती है, कोई इनको आश्वासन देती रहती है। तो एक सपना बुनते बुनते आगे चले जाते हैं, और जब मान लो कुछ भी कहने के लिए नहीं होता तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण का जो काम शुरू कर रखा है उसके अंदर जुट जाओ। उसको ये भी नहीं मालूम कि राष्ट्र निर्माण के काम में मुझे क्या जुटना है, लेकिन वो सुबेरे से शाम तक जुटा रहता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन सारी परिस्थितियों के कारण कार्यकर्ता को उत्साहित करके, कार्यकर्ता को अपने साथ लेकर चलने में किसी के कंधे को थपथपा दिया। तो बताइए, जो आदमी क्या जो है युद्ध जीतेगा जो चुनाव के मंच से रोने लग गया? भाई आप ये क्यों मान के चलते हो कि आप जो है वो केत हो कि भाई आप रोगे तो लोग चले जाएंगे? तो ये कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं। आप रण क्षेत्र में मैं आऊंगा शर्मा जी दोबारा आपके पास। तो प्रभु जी, लाभ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि एक बार 2020 में आपने आजमा लिया, और वो लोग जो आपके संगी साथी थे,
दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी से जो लोग आ रहे हैं, जीतू पटवारी कहते हैं कि जो बीजेपी छोड़ के गए उनको शामिल नहीं करेंगे, लेकिन लक्ष्मण तिवारी की वापसी हो जाती है, या तमाम सारे ऐसे नेता। और अभी तो 2,500-3 हज़ार का आंकड़ा बीजेपी दे रही है और दावा ये कर रहे हैं कि 6 अप्रैल को 1 लाख कांग्रेस से लोग, नेता कार्यकर्ता, वो सारे लोग बीजेपी में शामिल होंगे। तो अब कांग्रेस केवल एक गद्दार के नैरेटिव पे आपको लग रहा है कि कोई नैरेटिव सेट कर पाएगी? क्योंकि हम एक तरफ देख रहे हैं जेपी नड्डा, देखिए आप, स्मृति ईरानी है, अब राजनाथ सिंह आ रहे हैं, 400 पार का मुद्दा लगातार वो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कांग्रेस अपनी ढपली अगले राग में लगी है। मनोज जी, ये गद्दार का मुद्दा तो तब नहीं चला जबकि वाकई में गद्दारी ढंग से हुई थी। बिल्कुल, कि आपकी चलती हुई सरकार के 6 मंत्री और समेत 22 विधायक, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री या जो नेता लोकसभा चुनाव हार गए थे, उसके नेतृत्व में पार्टी बदल के बीजेपी में चले गए, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के शिकार हो गए और वहाँ जाके वो उनमें से मंत्री बन गए 12 तो नई सरकार बनने पे। और आपने उसमें गद्दार का मुद्दा चलाया, बिकाऊ का मुद्दा चलाया। जब उपचुनाव हुआ तो 28 सीटों का, तब आप केवल 9 सीटों पर ही सीमित होकर रह गए। तो निश्चित तौर पर जनता ने, प्रदेश की जनता ने तब इस मुद्दे को नकार दिया था। तो ये मुद्दा तो चलने वाला है नहीं। अब हम इस गद्दारी की बात कर लें तो एक 2 दिन पुराना घटनाक्रम है मनोज जी। नकुल नाथ ने कांग्रेस को लेकर के छोड़ने वालों को लेकर गद्दार और बिकाऊ शब्द का प्रयोग किया था। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, वो वहाँ के जो विधायक आए थे छिंदवाड़ा के कमलेश शाह, उनकी जगह उनके लिए प्रयोग किया था। तो बीजेपी ने उसकी चुनाव आयोग में शिकायत की। बीजेपी ने कहा ये एट्रोसिटी एक्ट का उल्लंघन है, जाति सूचक अपमान। तो यदि गद्दार शब्द जातिवादी हो गया है तो इसको फिर एट्रोसिटी एक्ट में शामिल कर लिया जाए। और यह फिर संसदीय, जिस तरीके से संसद और विधानसभा में शब्दावली प्रतिबंधित की जाती है कि इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो उस तरीके से शब्द को भी प्रयोग से, प्रचलन से हटा दिया। अब गद्दार का कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द खोज कर लाना पड़ेगा कि उसकी जगह क्या कहा जाए। गद्दार को गद्दार ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, ये भी एक शब्द होगा। हालांकि वो बीच में बिकाऊ भी जोड़ देते हैं, अभी बिकाऊ भी जोड़ देते। अभी अब 2023 के चुनाव में, विधानसभा जो चुनाव हुए थे, तब आप देख लीजिए 70 से ज्यादा बीजेपी के नेता, बड़े नेता प्रदेश स्तर के, कांग्रेस में गए। तब बीजेपी वालों ने भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था। वो क्यों गए? क्योंकि उसमें एक माहौल बना था कि मध्य प्रदेश में अब सरकार जो है कांग्रेस की बनने जा रही है, ऐसी एक हवा बनी थी। कांग्रेस की तैयारी तो वो रेला उधर चला गया। अब 163 की संख्या के साथ बीजेपी लौट कर आ गई और फिर लोकसभा में तो मध्य प्रदेश के मन में क्या, पूरे देश के मन में मोदी वाला माहौल दिखाई दे रहा है कि वो 400 पार का नारा साकार होता हुआ दिखाई सा दे रहा है जिस तरीके से। तो अब इधर से फिर पूरी लाइन चली आ रही, तो हजारों लोग बीजेपी में आने के लिए आतुर हैं, हजारों आ चुके हैं, लाइन लगी हुई है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना। बीजेपी को कुछ दिनों बाद ये छांटना पड़ेगा कि हमको किस स्तर के लोगों को लेना, किसको नहीं लेना। आ रहे, कोई डस्टबिन बता रहा है, कोई कह रहा 15 साल कुछ नहीं मिला हमको, तो उनको कैसे मिलेगा? तो ये जो आने जाने का सिलसिला है गद्दार का, तो ये वक्त, परिस्थिति, समय के हिसाब से आरोप कहने, गद्दार शब्द का प्रयोग करने वाले नेता बदल जाते हैं, गद्दार लेबल जिन पर लगाया जाता है वो बदल जाते हैं। तो ये इसका कोई औचित्य नहीं है। ये केवल क्योंकि आप मंच पर हैं, जनता के सामने कुछ बोलना है तो आप बोलिए। जो अभी सुरेश शर्मा जी कह रहे थे कि वो रोना, मंच पर रोना, तो ये भी एक राजनीतिक कला प्रदर्शन हो गया है कि आप जो है मंच पर रोइए तो हो सकता है कुछ वोट बढ़ जाए, महिलाओं के वोट मिल जाए। यह भी एक तरीका है वोट बटोरने का। इसमें कहीं कितने वाकई में घड़ियाली आंसू हैं या कितने वास्तविक आंसू हैं, तो ये इसका कोई मेजरमेंट मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा है बना नहीं है। जैसे कि दर्द का कोई मेजरमेंट नहीं है। कोई कहे मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, तो कितना दर्द हो रहा है बुखार नापा जा सकता है, दर्द नहीं नापा जा सकता। वैसे ही ये भी एक लोगों का वो भावना है जिसका नापा नहीं जा सकता है कि उनको कितनी पीड़ा हुई, कितना उसका असर हुआ। निश्चित तौर पर ऐसे शब्दों का प्रयोग चुनाव के वक्त पर ही होता है और ऐसे और भी कुछ और शब्द भी आएंगे आने वाले समय में दोनों दलों की ओर से, चाहे बीजेपी से आए, कांग्रेस से आए। तमाम नेता ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग चुनाव के मौके पर करते हैं जो सामान्य में कभी नहीं कर पाते, अपने घर में नहीं कर पाते। देखा दिलीप घोष या सुप्रिया श्रीनेत के जो बयान आए थे जिसको चुनाव आयोग ने फटकार लगाई थी। और मनोज जी एक बात और बस इतनी सी कहूंगा कि वो जो आज जिनको गाली दे रहे हैं, जिनके लिए गद्दार कह रहे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद वो गलबैयां करते हुए दिखाई दे जाते हैं। तब वो गद्दारी वाला कोई रोग वहां पर नहीं रह जाता या ऐसे शब्दों की कोई पीड़ा नहीं रह जाती। शर्मा जी, ये जो दिखावे के आंसू है या हाथी के दांत है, वोटर को रिझाने का प्रयास है, तो वोटर भी तो समझदार है ना, वो तो देख ही रहा है कि नेता क्यों कर रहा है। और दूसरी बात, जिस बात पे तरवर लोधी रोए हैं, फूट रहे या वो जो उनके आंसू आ गए, तो ऐसा तो उनके बारे में तो कुछ था ही नहीं कि ये कोई खबर हो कि पहले जरूर था कि वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं,
लेकिन सवाल ये है कि जब वोटर को आप रिझा नहीं पा रहे हो, एक तत्कालीन आपको एक माहौल बनाना है और उस माहौल को आपके तमाम सारे बड़े नेता बनाने का प्रयास कर चुके हैं, चाहे वो हम कमलनाथ की बात कर लें, हम दिग्विजय सिंह की बात कर लें, यहाँ तक कि लक्ष्मण सिंह जो कि भाजपा में परिक्रमा करके एक बार सांसद रह गए और एक बार चुनाव हार के वापस आ गए, वो भी इस पर सवाल उठाने लगते हैं। देखिए मनोज जी, एक बात बताऊं कि राजनीति में सुलभता के साथ शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो शब्द जो हैं वो परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसलिए एक बार आपने ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये कहा था कि अब चुनाव खत्म हो गए हैं, अब जरा काम के मोड में आ जाते हैं, खूब आरोप प्रत्यारोप हो गए। तो यानी कि गंभीरता से नहीं लेने जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है कि भाई आपने कुछ भी बोल दिया, थोड़ी देर बाद आप की कर रहे हैं, हंसने लग जाते हैं, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि बाद में गलवैया करेंगे, तो और बाद में ये कहते हैं। मुझे एक छोटा सा राजनीतिक किस्सा याद आ रहा है, आपकी अनुमति हो तो मैं जी जी बिल्कुल। यहाँ भगवान दास जी सारस्वत हिंदू महासभा के नेता होते थे पुराने भोपाल में जी और वो जबरदस्त भाषण देते थे, हमने भी अनेकों बार उनके भाषण सुने। और वो देखते थे कि और चूंकि पुराने भोपाल के थे तो स्वाभाविक रूप से एक भाषण की आप समझ गए होंगे कहाँ जाएगा वो भाषण। तो वो भाषण देते देते नजर मारते रहते थे कि जिनके लिए मैं बोल रहा हूं उनका कोई व्यक्ति तो नहीं खड़ा है यहाँ। और उनको थोड़ी सी देर बाद दिख जाता था वो आदमी, तो वो अपने भाषण को समेट लेते थे। ये बड़ा प्रचलित चुटकुला है ये। और थोड़ी सी देर बाद मंच से नीचे उतर कर उस व्यक्ति के पास जाते थे और कहते थे क्यों भाई कैसा लगा, तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा लगा, बोल चलो फिर एक बीड़ी पिलाओ। तो ये जो गति है कि आप कह कुछ रहे हो और बाद में आप जाकर के बदल जाते हो और बाद में जाकर के आप सामने वाले के साथ गलवैया करते हो, इससे राजनीति का मोरल जो है वो तय नहीं हो पा रहा, कमजोर पड़ रहा है। आप देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपके ध्यान में लाता हूं, जहां तक नैरेटिव सेट करने की बात है। 2014 के आम चुनाव से पहले के एक दृश्य को देखिए। एक रामलीला मैदान में एक आंदोलन सजा हुआ होता है, बड़ी संख्या में भीड़ होती है। वहां दो शब्द बड़े प्रचलन में है, तीन चीजें। एक केजरीवाल का नाम चर्चा में होता है, दूसरा भ्रष्टाचार का नाम चर्चा में होता है, तीसरा कांग्रेस का नाम चर्चा में होता है। अब 2024 में फिर आप दशहरा मैदान देखिए, उस दशहरा मैदान के अंदर फिर जो है भीड़ देखिए और भीड़ में फिर तीन चीज चर्चा में आई है, एक केजरीवाल, एक भ्रष्टाचार, एक कांग्रेस। अब तीनों उसके अंदर है। देखिए, इसमें एक बड़ी विचित्र बात है कि उस समय केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, आज भ्रष्टाचार के लिए जेल में है। उस समय कांग्रेस भ्रष्टाचार के पास खड़ी हुई थी, आज भी केजरीवाल के भ्रष्टाचार के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। आप ये देखिए कि जनता में नैरेटिव आप क्या सेट करना चाहते हो, आप किसको गद्दार कहना चाहो। तो आप जब खड़े ही भ्रष्टाचार के साथ दिखाई दे रहे हो, केजरीवाल कल आपको भ्रष्टाचारी कह करके और कह रहा था कि इसके अंदर तो सांप बिच्छू ये वो सब कुछ है, लुटेरे डाकू न जाने क्या क्या शब्द अपन तो रोज सुनते हो। और आप उसी केजरीवाल के लिए ये कह रहे हो कि ये गलत हो रहा है, इसको चुनाव में नहीं दे रहे क्योंकि कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार के साथ खड़ा होना है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप किसी भी नेता पर, किसी भी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो और ये कहते हो कि साहब हमारा विधायक खरीद लिया गया, हमारा विधायक ये कर लिया गया, तो लोग आप पर क्यों भरोसा करेंगे, क्योंकि आप तो उसी प्रक्रियाओं का एक हिस्सा हो, आपके बारे में एक नैरेटिव सेट है। इसलिए जनता जो है, अच्छा एक चुनाव में आपने बड़ी चीज पर और गौर करना को अभी भी लंबे समय तक ये देखना है कि चुनाव के परिणाम तो भाई 4 जून को आएंगे। तो आप उस दिन के लिए देखिए मनोज जी कि लोगों के बीच में कितने दिन बाद भाजपा के अलावा किसी राजनीतिक दल की चर्चा होती है। अभी आपके जहां भी जाएंगे, आपने अपने रिपोर्टर्स को इनको भेजा होगा कहीं भी, आपको कोई अन्य राजनीतिक पार्टी की चर्चा करता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी तक कहीं वातावरण बनना शुरू हुआ है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी के संबंध में और भाजपा की एक्टिविटीज की खबरें हमारे पास आती हैं। बाकी हमारे पास जो है ये चर्चा नहीं आती कि कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस ने टिकटें घोषित की है। बताइए ना कि कौन से राज्य से देश में परिवर्तन करने संबंधित कांग्रेस खड़ी है। तो मध्य प्रदेश में वो क्या कर लेगी? मध्य प्रदेश में केवल एक सीट थी, उस सीट को बचाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। वो भाजपा वालों ने ध्यान केंद्रित करके, हो सकता है कि छिंदवाड़ा बचाने के चक्कर में कोई दूसरी जगह हार जाए ये, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है कि छिंदवाड़ा के लिए किसी भी कीमत पर जो है वापस लेने की बात जो है कि भाजपा नहीं अब तो 77 में भी जिस सीट को नहीं जीता था उसको अब हम जीत के बताएं। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि कांग्रेस ऐसे नैरेटिव सेट करे जिससे परिवर्तन जैसी कोई भावना पैदा हो, एक दो सांसदों के प्रति सहानुभूति इनके कैंडिडेट्स के प्रति पैदा हो, तो एक रास्ता खुलता है। मुंह भरने की कोशिश मत करिए, आप शुरुआत करने की कोशिश करिए, तो मुझे लगता है कांग्रेस कुछ फायदे में चली जाएगी। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से कोई लाभ दिखाई नहीं देता। तो प्रभु जी, एक संकट जीतू पटवारी का भी, हालांकि ये उनके साथ अन्याय होगा कि जिन परिस्थितियों में उनको अध्यक्ष बनाया है
और अगर लोकसभा के नतीजों से आप उनका कद नापो कि भाई ये कितने हारे या कितनी जीते हैं, लेकिन एक पोजीशनिंग वो अभी से करने में लग गए, क्योंकि जिस माहौल में दिग्विजय सिंह को छोड़ दो, जो कि मजबूरी में चुनाव लड़ने को तैयार हुए, तमाम बड़े नेताओं ने कन्नी काट ली चुनाव लड़ने से, जिनमें तमाम सारे नाम हम समय समय पर अपने चैनल पर बताते रहते हैं, दर्शकों को याद भी हैं। तो ऐसे में अभी से बताने का प्रयास शुरू कर दिया उन्होंने कि देखिए भैया ये तो जो गद्दारी थी इसके कारण हम हार गए। जैसे जिस लाडली बहना को वो हल्के में ले रहे थे, तब चुनाव के बाद एक बार ठीक रहा, उनको ये नहीं कहा कि कैंपेन गलत था, हमारे कमज़ोर कैंडिडेट थे, हमारी रणनीति फेल हुई। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी ने मध्य प्रदेश में चुनाव हरा दिया। तो एक पोजिशनिंग करने में जुट गए अभी से जीतू पटवारी। देखिए मनोज जी, पराजय का तो कारण सभी लोग पहले से तय करके रखते हैं, यदि संभावित उनको दिख रही है तो क्या कहना है क्या नहीं करना, और हारने के बाद भी कारण गिनाए जाते हैं, और आदमी खुद का दोस्त उसमें कमी देखता है कि मेरी कमजोरी थी या मेरे संगठन की कमजोरी थी, वो कहने के बजाय वो तमाम ऐसे कारण खोजता है जिसका कोई जवाब उससे दोबारा ना मांगा जाए। लेकिन यहाँ जीतू पटवारी को निश्चित आप सही कह रहे हैं, जीतू पटवारी को अभी कसना बिल्कुल गलत होगा। बहुत कम समय हुआ है उनको इस जिम्मेदारी को संभाले हुए, और उनको कम से कम अगले उनको यदि परीक्षा पर लेनी है जीतू पटवारी की, उनको कसना है कसौटी पर, तो मेरे ख्याल से जो है 5 साल बाद ये पूरा टर्म पूरा करने के बाद उनको जो है उस पैमाने पर कसना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कांग्रेस से जिस तरीके से पलायन हो रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता अपनी जिस विचारधारा, जिस पार्टी के लिए वो जीते रहे, कस्में खाते रहे, वहाँ पर उनकी आस्था डिग रही है। और साल 2 साल नहीं, 50-50 साल पुरानी आस्था है। उस स्थिति में एक नया नेतृत्व यदि खड़ा कर रहा है, कोई लड़ने के मादा लेकर चल रहा है, तो उसको अभी तुरंत कसौटी पर कसना उचित मुझे नहीं लगता कि होगा। तो उनको समय देना चाहिए। और रही बात जो बीजेपी में जो आने की होड़ लगी है, तो सुरेश शर्मा जी शायद आपने भी नहीं देखा होगा कि कभी भारतीय जनता पार्टी में आने वाला यदि कोई आया है तो विचारधारा से प्रभावित होकर आता था। समान विचारधारा के व्यक्ति को लेने की भी एक परंपरा थी, पुराने लोग रोक देते थे कि भाई अपने जैसे विचारधारा का समाजवादी को आने दीजिए, कांग्रेसी को रोक दीजिए। इस तरीके का कुछ पहले एक दौर बीजेपी। अब तो न्यू ज्वाइनिंग कमेटी बन गई है, तोड़फोड़ दस्ते बन गए हैं कि तोड़ो लाओ, और एक ऊपर से केंद्र से निर्देश दे रहे हैं चलेंगे, लेकिन दीपक जोशी नहीं चलेंगे। दीपक जोशी नहीं चलेंगे, तो मतलब ये पैमाना भी ऐसा सेट किया जा रहा है। मैं जी, तो ये कहाँ फिट बैठता है, क्यों ऐसा हो रहा है? जी शर्मा जी। नहीं, मैं तो ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाह रहा था, मैं तो केवल ये कह रहा था कि दीपक जोशी जी का जो मामला है वो उनके वचनों के कारण अटक नहीं। मैं उस पर ये आपके श्रोताओं को भी तो मालूम चलना चाहिए ना, आपके दर्शकों को भी मालूम चलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज नहीं। क्या हुआ कि जो चुनाव लड़ने वाले 35 लोग थे, उसके बारे में हाईकमान का स्पष्ट निर्देश आया कि जो चुनाव लड़े विधानसभा में 35 लोग, बाकायदा उनकी सूची जारी हुई है, उन लोगों को इस चुनाव में से पहले सदस्यता नहीं दिलाई जाएगी। उसी के साथ दीपक जोशी को भी जोड़ दिया गया, जबकि वो 36वें हैं, मतलब पहले ही चले गए थे, उनका तो कोई लेना देना नहीं। इसलिए दीपक जोशी का मामला उलझा हुआ है। तो शायद 1-2 नेताओं का ऑब्जेक्शन है, वो तो कह रहे हैं मैं तो लोटा अच्छा, ये नहीं, वो कहते हैं ना सुरेश जी, ये क्या जादू है कि जो लोग भी बीजेपी में आ रहे हैं वो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं आ रहे हैं, वो सत्ता सुख को देख कर नहीं आ रहे हैं। वो राम मंदिर जो 22 जनवरी को बन गया, अब 2-3 महीने बाद उनको वो दर्द पेट में मरोड़ उठ रही है कि वो कांग्रेस ने राम मंदिर में सहभागिता नहीं की। वो तो क्या है प्रभु जी, सब जानते हैं, राम मंदिर के प्रति आस्था का मामला कहीं कुछ भी नहीं है, वो तो केवल राजनीतिक स्वार्थ है। सबको ये मालूम है कि भाजपा लगातार कुछ समय तक सत्ता में रहने वाली है, जब तक कोई बड़ा ब्लंडर नहीं करती तब तक। तो राम के साथ छल क्यों हो रहा है? ये बीजेपी को रोकना चाहिए, मुझे लगता है। नहीं, राम के साथ तो छल करते रहते हैं, राम तो बड़े वो हैं। आप देखिए, जासूस आ गए थे रामायण में, 2 आ गए थे, उनको कह दिया कि नहीं नहीं तुम्हारा काम सही था, तुम यही करने आए थे, जबकि जासूस को तो दंड ही दिया जाता है। लेकिन उनने कहा नहीं नहीं, वापस जाओ, अपने राजा को बताओ, हमारा भेद भैया और दिखा दो। और वो उनके तो स्वभाव में ये था ना कि वो तो जासूस को और गद्दार को वो तो भाई करते ही थे ना। रामायण है तो राम है, और राम है तो कालने में भी होंगे ही, सही इतना कह सकते हैं। जी, बहरहाल समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है। अब ये कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि एक कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हम ये देख चुके हैं कि 2020 के विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे 28 सीटों के, कांग्रेस ने इसको भरपूर मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली थी। बाद के विधानसभा चुनाव में भी कई बार आधे अधूरे प्रयास किए गए, लेकिन तब भी ये सफलता हासिल नहीं हुई। अब क्या लोकसभा में कि जब सामने मोदी फैक्टर है, मजबूत पार्टी है, 370 वोट हर बूथ पे बढ़ाने का प्रयास है, कैंडिडेटों की फौज है,
और एक लाव लश्कर के साथ, कॉरपोरेट बॉम्बिंग के साथ पार्टी मैदान में बीजेपी, तो क्या कांग्रेस इस नैरेटिव से उसका मुकाबला कर पाएगी? ये तो नतीजे ही बताएंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।